Nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there is a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined in esteemed studios by esteemed guests. We got Asif Farooqi Saab from the Indian National Congress. Asif Farooqi Saab, welcome to the show. Namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Sanjay Dwivedi Saab from the UBT, Uddhav Balasaheb Thackeray Sena. Dwivedi Saab, welcome to the show. Namaskar. And shortly we'll be joined by the BJP guest. Farooqi Saab, Namaskar, Namaskar, Namaskar Dwivedi ji. नमस्कार। फारूकी साहब, राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा ये महायुति सरकार किसान विरोधी है, टोटल किसान विरोधी है। मोदी जी आज महाराष्ट्र में है और मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र में फिर से आएगा महायुति सरकार, फिर से वही होगा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये एजेंडा लेकर चल रहा है। किस प्रकार से देखते हो आसिफ फारूकी साहब? सर आप मेरे ख्याल से ये सवाल पूछने से बेहतर है कि हम लोग पिछली जो किसान विरोधी काम जो बीजेपी ने किया है और किसानों को सड़क के ऊपर आना पड़ा था और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, 700 लोग उसके अंदर मरे थे और एमएसपी नहीं दिया वहाँ हरियाणा के अंदर, और उसके बाद ठंड में जिस तरीके से उन्होंने झेला और सड़कों पे उतर के 6 महीने मेरे ख्याल से वो सड़कों पे रहे, अपने घर बार छोड़ दिए, गांव घर छोड़ दिया, वहीं खाना पका के रहते रहे। और उसके बाद भी मीडिया ने तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन खुद जो आजकल का जो रिले है सोशल मीडिया पे, पर्सनल लेवल पे उन्होंने किया, तो उसकी वजह से जो हम जनता के अंदर जो मालूम हुआ हम लोगों को, मुझको लगता है कि इसके बाद कोई जगह बाकी नहीं बची रही कि बीजेपी जो है किसान विरोधी सरकार है कि नहीं है। और वो तो बारिश हो गई, आपने पूरे रास्ते बंद कर दिए, न सिर्फ रास्ते बंद कर दिए बल्कि हाईवे आपने खुदवा दिया ताकि वहाँ से ट्रक और गाड़ियाँ पास हो न सके, खड्डे बना दिए। तो इस तरीके से आपने किसानों के साथ जोर दिया। उसके बरक्स अगर आपको याद हो तो राजीव जी के ज़माने में उन्होंने एक बार फार्मर का बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। डिफरेंसेस आते रहते हैं, बड़ा देश है और उसके अंदर बहुत से उनके मुश्किलें आती हैं, सरकार को उनकी सुविधा के लिए काम करना पड़ता है और करती है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद तो उन्होंने बड़ा एजिटेशन किया। लेकिन आपको याद होगा शायद कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वेलकम किया उनको और दिल्ली में जंतर मंतर पे आके उनको रिसीव किया गवर्नमेंट को, और उनसे बातचीत हुई और वहीं पे आके वो फार्मर्स का सारा प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हुआ। तो मुझको लगता है कि बीजेपी जो है किसान विरोधी नहीं, हर उस अवाम की, हर उस जनता की विरोधी है जो हिंदुस्तान के लिए डेवलपमेंट या उसका काम करना चाहता है, जो तरक्की करना चाहता है। ये सिवाय रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और इस किस्म के कामों में उलझा के ये देश के अंदर अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट गिराई और जिस तरीके से शिंदे गवर्नमेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया और चीफ मिनिस्टर बनाया, और फडणवीस खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने तैयार हो गए। अगर यही था, मैं सोचता हूँ सर, आप लोग खुद जवाब दीजिए कि अगर वो डिप्टी बनना था तो उद्धव बालासाहब ठाकरे वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उनको बना देते और खुद डिप्टी बन जाते। इतना बड़ा घुमा के आपको पूरा तोड़ने की जरूरत क्या थी कांग्रेस शिवसेना को? और आज भी आप बालासाहब ठाकरे का फोटो लगाए बगैर आप महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझको लगता है कि ये सब सारी चीज़ों को अगर आप मिला जुला के देखें तो हर उस शख्स और हर उस पार्टी के अगेंस्ट है जो यहाँ पे डेवलपमेंट या उसके कामकाज को आगे बढ़ा के हिंदुस्तान का काम करना चाहते हैं। बीजेपी अगेंस्ट में। मैं द्विवेदी साहब आज बहुत एक्शन देखे उद्धव बालासाहब ठाकरे जी के, जो भी प्राइवेट फ्लाइट्स लगातार एक थरो इंस्पेक्शन, जो भी उनके बैगेज था उनको खोल के देखना, एक
तो एक आलोचना पूरे पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बातचीत होगा कि इस प्रकार से ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार से देखते हो? शरद पवार साहब ने भी कहा कि मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी, मिसयूज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स। द्विवेदी साहब, देखिए, बहुत स्पष्ट बात बताएं, जो सरकार 2014 के बाद बनी हो सर, और जिसने आते आते तुरंत सरकार तोड़ने, जहां सरकार नहीं बना पा रहे वहां सरकार तोड़ने का काम करना शुरू किया, चाहे मांगे किसी की भी हो। और आए कैसे थे? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मैं आऊंगा भ्रष्टाचार कर दूंगा, महंगाई की मार, वो अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहां पहुंच गई वो आप भी देख रहे हैं सर। देश बिकने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये इतने बड़े बड़े नारे जब लगाए इन्होंने, तो चूंकि अपनी जनता जो है हमारी, जो चूंकि खाली जगह थी, जनता एकदम से इन्होंने सोचा कि नहीं साहब, मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, चलिए इनको चुना जाए। अब इन्होंने आते आते क्या काम करना शुरू किया कि आते आते इन्होंने सबसे पहले देखा कौन कौन सरकारें तोड़ी जाए, जहां जहां कम मार्जिन था, जबकि दर बदल कानून होने के बाद सरकारें तोड़ने का काम शुरू किया गया। आप देखिए, अगर इनको मध्यम वर्ग और अगर गरीब की, आदिवासी की चिंता होती, किसानों की चिंता होती, तो एमएसपी दोगुनी कर देंगे, यही क्या किया हम लोगों ने नहीं कहा। लेकिन 10 सालों में आप देखिए क्या हुआ। अगर किसान अपनी मांगों के लेके अगर धरना देने आ गए, अगर कोई राजनीतिक दल इनके विरोध में बात करता है, तो क्या उसको जेल भेज दिया जाए? या सरकार आप महाराज में नहीं बना पा रहे हैं, आदमी नहीं रुक रहे हैं, तो क्या अनिल देशमुख जी को आप जेल भेज देंगे? आज महाराज की जनता, देखिए जनता जो आज की डेट में है, मतदाता जो है, वो आंख नहीं बंद किए हैं। 2-4 साल पहले के बाद मान सकते हैं कि आंख बंद किए आदमी जो है वोट दे देता था, नहीं, अब आदमी आंख खोल के वोट देता है। जब 750-800 किसान की बलिदान हो जाते हैं, और आपका पूरा मीडिया, जितने मीडिया, मोदी मीडिया था, सब यही कह रहे थे साहब कानून बहुत अच्छे हैं, और उन्हीं काले कानून की एवज में अडानी और अडानी वगैरह को जमीन दे दी गई, जिसमें उन्होंने अपने बनवाने शुरू कर दिए भंडार गृह। अगर इनकी नीतियां इतनी अच्छी थी, उनके भंडार गृह बन रहे थे, अगर ये कानून वापस ना होते, तो आज पूरा अनाज, आज जो महंगाई है, जो महंगाई की दर है, वो तो आज से दुगनी हो जाती। चूंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर, मैं कहता हूं अडानी बढ़े, अडानी खूब आगे बढ़े, मैं नहीं मना करता हूं, जितने भी हमारे बिजनेसमैन है सब बढ़े। लेकिन समस्या वहां पे आ जाती है जब एक व्यक्ति जो है वो केंद्र बन जाता है। आज देश में क्या है? आज देश में केंद्र बिंदु बने हुए अडानी जी। अब पूछे कहते हैं आप, अभी 10 कंपनियां थी, 10 कंपनियों ने ऋण लिया करीब 62,000 करोड़ रुपए का, और इन्होंने एक 2016 में एक चीज बनाई थी, एक जिसका नाम देखो, नाम बता रहा हूं मैं आपको, वो उसके माध्यम से उसमें होना था कैसे उसको क्या किया जाए, उसको बेचने की बात आई। जो कंपनी 8,000 करोड़ जिसका लोन बाकी था, वो 286 करोड़ में खरीद ले गई, 300 करोड़ में खरीदी। खरीदने वाले कौन? अडानी जी। क्यों दे दी गई भाई? क्या रुक नहीं सकते थे? तो ऐसे से करते करते टोटल जो है वो 16,000 करोड़ में पूरी कंपनियां 10 खरीद ली गई। बैंकों को नुकसान, बैंक का जो पैसा है वो किसी उसका नहीं है, 40,000 करोड़ रुपए का बैंक का नुकसान हुआ। ये भरपाई कहां से होगी? बैंक हमारी बैंक पैसा कहां से लाएंगी? क्या ये सब चीजें केंद्र सरकार को नहीं दिखाई पड़ रही? देखिए बात यहाँ पे ये आती है, इससे पहले सरकारें रही हैं, इससे पहले सरकारें रही हैं, उन्होंने पीसीयू लगवाए। उन्होंने ये नहीं किया कि साहब हम जो सार्वजनिक उपक्रम जो है, चाहे बीएचई में जो उपक्रम लगाए गए सब उन्होंने लगाए कि हमारे रोजगार बढ़े, रोजगार बढ़ने के लिए लगाए। इन्होंने आप क्या किया? उन सबको बेचना शुरू कर दिया। आज रेलवे भी बिकी हुई है, आज आपका LIC बिकी हुई है, आपका JNU जिसमें कम से कम 7300 विद्यार्थी होंगे जो पढ़ते हैं, उनके लिए बराबर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि साहब ये तोड़फोड़ गैंग है, ये टूटे टूटे लोग, ये ऐसे हैं, यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं,
क्यों? मुझे अभी मालूम चला कि वहां के प्रिंसिपल के माध्यम से उसको भी बेचने का विचार चल रहा है। आपका उत्तरांचल में जहाँ एक आयुर्वेद बनाया गया था जिसमें दवाइयां बन रही थी जड़ी बूटियों का आधार पे, यूनानी था, 1978 में स्थापना हुई थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, उसको बेचने की प्लानिंग चल रही है। तो जो इस तरह से देश में, अगर अब आइए इस पे आप चुनाव जीतिए, चुनाव जीत हार जनता देती है, लेकिन जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, रोजगार संसाधन उपलब्ध कराना, ये है। ना कि उनकी है कि अगर मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, 75 साल से रह रहे हैं, तो या तो आप उनको हटा दीजिए। लेकिन ये जो राजनीति की जाती है, जो तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है, सांप्रदायिकता पहनाने की राजनीति की जाती है, और वो भी चुनाव में। और चुनाव से पहले क्या करते हैं? आप उनको 6,000 रुपए अगर मिल रही होगी तो आप 16,000 कर देंगे। अगर उनको 10-10 हजार रुपए का दे देंगे, साहब ये हम आपको दे रहे हैं, इससे आप काम करिए। लेकिन यहाँ चुनाव है, अब ध्रुवीकरण के लिए अब आप क्या करें साहब? एक हो। मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि 10 साल पहले क्या सनातन धर्म क्या जरूरत पड़ी हथियार उठाने वालों के? जो मोहन भागवत जी RSS कह रही है अब हमें हथियार उठाना पड़ेगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्या 65 साल तक उठाने की हिम्मत पड़ी या उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। जब से हिंदूवादी संगठन आ गया, हिंदू खतरे में पड़ गया। अगर जनजाति गणना की मांग की गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। क्यों भाई? आप यादव 20% है, मुसलमान 10% है, यह जाति 15% है, ब्राह्मण 20%। हर विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां होती हैं, कौन कितने परसेंट रह रहा है वो है कि नहीं, कहां से आई? तो जाति जनगणना का मतलब क्या है? जाति जनगणना कोई है, अगर राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन जाति गणना की बात कर रहा है तो कोई हिंदुओं में कोई विद्वेष की भावना थोड़ा पैदा करना चाह रहा, आपस में लड़ाने की बात थोड़ा करना चाह रहा। जो आप ये सोच रहे हो, जो आप ये नैरेटिव फैला रहे हो कि हम कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे बटेंगे, एक है तो नेक है। अरे एक तो सभी है। एक है तो सेफ है। आज द्विवेदी जी, एक है तो सेफ है। मैं आपका कहना यह है कि ये कम्युनल इशू से बाहर निकल के बीजेपी नहीं आएंगे, ये कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व होगा। द्विवेदी, आसिफ फारूकी साहब, ये हकीकत है। मोदी साहब ने क्लियर कट उद्धव ठाकरे जी से कहा कि आप राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे का प्रेस यानी उनका प्रशंसा कभी कराइए। तो ये क्लियर कट एजेंडा है कि उनको पोलराइजेशन चाहिए। और जैसे द्विवेदी साहब ने कहा कि कम्युनल होगा, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी पर बहुत प्रेशर है कि राहुल गांधी से बुलवाए कि बाला साहब ठाकरे जी का तारीफ करे। यह क्या होगा आसिफ फारूकी साहब? वी कांट हियर मिस्टर फारूकी। इंजीनियरिंग। हेलो। हाँ बोलिए फारूकी साहब जी। ये आज तक लड़ाने और सत्ता हासिल करके उसको रूल करने की कोशिश, लड़ाओ और देश को ऊपर सत्ता करो, यही काम किया है इन्होंने। कोई डेवलपमेंट या कोई उसको जिस तरीके से वो रूल कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, किसी जनता के लिए कोई काम नहीं किया। मुझको आपसे लड़ाना, पहले तो इन्होंने इंडिया पाकिस्तान और इस तरीके से लड़ाया, बॉर्डर के ऊपर इतने हंगामे किए, फिर 370 लाए, फिर राम मंदिर का इशू लेके चलते रहे। आज भी वो जो है अब शख्सियतों को लड़ा रहे हैं, बाला साहब ठाकरे और गांधी फैमिली, और आप इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। क्या राहुल जी कभी तारीफ करेंगे? फारूकी साहब, यही है बिल्कुल सर। देखिए, हम लोग का जो अलायंस हुआ है वो किसी की तारीफ पर्सनल और किसी के उसके ऊपर नहीं हुआ है। हमारा अलायंस वो तो है, वो बेसिक एक इंसान जो है उसके थॉट प्रोसेस पे हुआ है, जो आज का थॉट प्रोसेस है। उद्धव बाला साहब ठाकरे आज कल उनके वालिद थे। बहुत से ऐसी गलत फहमियाँ मुस्लिम समाज के अंदर थी, और क्यों थी, कहाँ थी, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन आज जब मैं होश संभाल रहा हूँ, जब मैं अब देख रहा हूँ, तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की मुस्लिम समाज में जितनी इज्जत और जितनी रिस्पेक्ट है सर, बहुत कम
नॉन मुस्लिम नेता हैं जिनकी इस तरीके की रिस्पेक्ट है। तो ये मेरे बोलने से नहीं हो गई है सर, उनका कुछ चरित्र अच्छा हुआ, उनके मामलात अच्छे हुए, मुस्लिम समाज और माइनॉरिटीज़ को उनके तरीके अच्छे लगे, क्योंकि वो जात पात से आगे बढ़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यूथ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, ट्राइबल के और बिछड़ों के समस्याओं की बात करते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि बाला साहब को आपने तारीफ की कि नहीं की, और वो गांधी फैमिली खराब है, और वो बाला साहब तो उनसे कभी मिलते नहीं थे। ये सब वो बोल के और इन बातों को बीच में लाके झूठ सच करके क्या इस देशवासियों को मिलने वाला है, सिवाय इसके कि दिल में वो नफरत पैदा करना चाहते हैं और पोलराइजेशन करना चाहते हैं, ताकि महाराष्ट्र के जो अच्छे वोट हैं वो बढ़ जाए और उससे उनका फ़ायदा पहुँचे। जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उसके ऊपर वो कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझको ये लग रहा है कि देश की जनता को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि महंगाई अपने पूरे चरण पे है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, डॉलर का भाव इतना बढ़ गया है कि आज जो है किसी को बाहर फॉरेन में ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं, यूथ बेकार घूम रहा है, आपको 1500 और 2000 जो है बांटने पड़ रहे हैं पैसे, आप उनको अपने पैरों पे खड़े कर आने की कोई स्कीम नहीं दे रहे हैं। आपने चंद रोड्स क्या बना दिए, दिन रात आप उन रोड की बात कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो कांग्रेस पार्टी सन 47 से बनाती चली आ रही है। जब हिंदुस्तान छोड़ के कांग्रेस गए थे, जब उनको भगाया था हमने, तो उस वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और जब 2014 तक का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कि सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड थी। अब जो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज बन रहे हैं उसको आप दिखा के डेवलपमेंट को बता रहे हैं। यूथ कहाँ जा रहा है आपने देखा, महंगाई घरों के अंदर आप देख लीजिए कि दाल, प्याज, तरकारी, इनकी दाल, चावल, इन सब की कीमतें आसमान पे छू रही हैं। तो ये उसकी बात क्यों नहीं करते? बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। ये सब जो डायलॉग बाजी है ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। मुझको लगता है सर कि ये इंटरटेनमेंट करके पब्लिक को वो चाहते हैं कि उनका वोट एक बार मिल जाए, सत्ता मिल जाए और वो उसके ऊपर रूल करे। वरना अगर ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो डेटाज देखें कि आज देश कहाँ जा रहा है, हमारे ऊपर कर्जे कितने बढ़ गए हैं, इन कर्जों की अदायगी और भुगतान कैसे होगा। जीएसटी से ये जिस तरीके से वसूल रहे हैं उसका अल्टीमेट फर्क जो है, उनका असर जनता के ऊपर आ रहा है और उनका फारूकी साहब जब किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। राहुल गांधी जी जब कहते हैं कि संविधान को मैं बचाऊंगा, आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान गिव्स मी फ्रीडम, संविधान गिव्स मी लिबर्टी, संविधान हमको फेयरलेस बना देते हैं, संविधान हमको हर चीज जो कह रहे हैं कि ताकत, लड़ने की ताकत। तो एंड बीजेपी एंड आरएसएस वांट्स टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा थ्रेट खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी से इस देश को। फारूकी साहब थोड़ा बाद फिर मैं द्विवेदी साहब के पास जाता हूं। हाँ, मैं नहीं, बिल्कुल आप जिस तरीके से देखें कि फिर अब ये संविधान के ऊपर आ गए, उनकी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। जनगणना अगर आप बताइए तो उसको करना नहीं चाहते हैं, और अगर उसको बोलते हैं कि ये डिवाइड करना चाहते हैं, अरे आप उस चीज़ को मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं कि जिस तरीके से देश आप चलाना चाहते हैं डिवाइड करके, और ख़ुद बोल रहे हैं कि डिवाइड मत हो और डिवाइड होगे कटोगे तो मरोगे। इस किस्म की बातों को करके क्यों आप देशवासियों को परेशानी में डाल रहे हैं? और जिस तरीके से संविधान हम बचाना चाहते हैं सर, इन्होंने पिछले दिनों उसके अंदर खुर्द-बुर्द की, सिर्फ नंबर्स चेंज किए, उसको कन्फ्यूजन पैदा किया, उनके डेटास को चेंज किया, एक्ट को उनको ABCD के अंदर। खुद मेरी लॉ इन्फोर्समेंट से बात हुई, उन्होंने कहा सर इसमें इतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि खुद इस वक्त जो है कोर्ट के मामलात हमारे वैसे ही ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं, 20-20, 25-25 साल एक केसेस को लग जाता है, और अगर इसके अंदर इन्होंने फिर से चेंजेस इस तरीके के किए तो टेक्निकली वो मामलात और गड़बड़ हो जाएंगे, देश के अंदर एक एनार्की जैसा माहौल हो जाएगा, और देशवासियों को अल्टीमेटली इसका बड़ा ही
नुकसान होगा, परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो ये सिस्टम को सही करने के बजाय ये सिस्टम को कंफ्यूज क्यों करते हैं, परेशान क्यों करते हैं? इसलिए हमारे लीडर्स ने संविधान बचाने का कार्य शुरू किया है। और लाल बुक को के ऊपर उन्होंने मजाक की कि लाल बुक और पीली बुक, बल्कि मैंने पिछले दिनों देखा कि जो इससे पहले जो हमारे कोविंद जी प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने संविधान की कॉपी पेश की थी प्राइम मिनिस्टर जी ने, और वो लाल बुक थी। तो वो कंफ्यूजन क्यों पैदा करते हैं कि ब्लैक बुक? इलेक्शन धीरे धीरे कम्युनलाइज हो रहा है, 100% कम्युनलाइज हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमने देखा, ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस जी को चैलेंज किया कि हम देखेंगे आप कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, और फडणवीस साहब ने जिस प्रकार से रिटेलिएट किया कि रजक कर हमको नहीं सिखाएंगे महाराष्ट्र में किस प्रकार। तो ये एकदम कम्युनलाइज। ये रजक कर का ये वर्ड क्या है, ये आपको कुछ समझ में आया? ये इसका मतलब क्या हुआ? रजक कर ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर किसी जमाने में एक टीम बनाई थी, वहां थी, वो खत्म हो गया, उससे हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। मैं फारूकी साहब आपके पास आऊंगा। मुकेश गांधी साहब वेलकम टू द शो। आसिफ फारूकी साहब, उसके अंदर कंफ्यूजन पैदा करना, जैसे टेररिज्म हो रहा है, जैसे कोई बम गिरने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये बहुत फारूकी साहब आपके पास आता हूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने रजक कर के बारे में, आई कम बैक टू यू अबाउट दैट। द्विवेदी साहब, मोदी साहब ने कहा कि आप राहुल गांधी जी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी का प्रेज यानी उनका तारीफ मैं सुनना चाहता हूं राहुल गांधी जी के मुंह से। क्या यह संभव है द्विवेदी जी? देखिए, अभी तक वो कहते थे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे जो हैं उनके विरोध में राहुल गांधी बोलते हैं, और उनसे दिखाइए आज जब चुनाव प्रचार में उनके गाने गाए जा रहे हैं, राहुल गांधी जी वहां पे शामिल हैं और उनको भारत रत्न नहीं दे पा रहे हैं। हम राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से या एनसीपी से क्या हम तुम्हारे गुलाम है क्या? प्रधानमंत्री क्या है भाई? अपनी पार्टी चला रहे हैं। आज देश में जिस तरह से घूम रहे हैं तो अपनी पार्टी के लिए घूम रहे हैं ना, कि उनकी सूचना लिए घूम रहे हैं। तो अगर आपको अपनी पार्टी चलानी है तो अपनी पार्टी चलाइए। हम अपनी पार्टी चला रहे हैं। अभी लाल किताब की बात चल रही थी, लाल किताब को लेकर देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे नक्सली है और ये है, संविधान की कोई इज्जत नहीं। मतलब आप देखिए, अगर लाल रंग है तो कोई इज्जत नहीं। उनको यह नहीं मालूम है लाल रंग जो है वो दुर्गा जी की जो चुनरी है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की। सुहागिनों का सिंदूर लाल रंग का होता है, सुहागिनों की साड़ी लाल रंग की होती है। तो उसको इस तरह की भाषा से इस्तेमाल करना और एक मनमुटाव पैदा करना, चाहे वो जर्सी 50,000 की जर्सी गाय कहना पड़े, चाहे कुछ भी कहना पड़े। जो 2014 के बाद जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं, देखिए पहले क्या था अटल बिहारी वाजपेयी में, नारा नियत और नेता होते थे एक अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी नियत बिल्कुल क्लियर थी कि हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो इसलिए बढ़ाना चाहते थे। इंदिरा गांधी जब आई तो वो सम्मान करते थे विपक्ष का। राजीव गांधी जब आए तो उन्होंने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बीमार थे, कोई भी देखने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में देखने वाला कोई नहीं, उनको विदेश इलाज होना था। उन्होंने चुपचाप उनको विदेश यात्रा भेजा, एक अपनी समिति में भेजकर, और उनका इलाज कराया। तो ये चीजें थी। आज क्या नैरेटिव है? आज केजरीवाल को अंदर डाल दो, उद्धव ठाकरे का वेब चेक करा लो, हेमंत सोरेन को बंद कर दो, उनको उठा लो, उनकी कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर जाने मत दो, चुनाव प्रचार मत करने दो। और चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राजीव कुमार की तो ये हालत है आज की डेट में, मुझे कहना नहीं चाहिए। 2015 के बाद चुनाव आयोग तो ऐसा हो गया है कि जैसे मतलब उसका तो कोई काम ही नहीं बचा यहाँ पे। उसका एक सूत्री कार्यक्रम है चुनाव आयोग का कि भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने देखा ऐसा नहीं है, चमचागिरी की जाती है। सरकारी कर्मचारी की मजबूरी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा अति करना ये मैं नहीं समझता हूं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात होनी चाहिए। इस तरह का, अभी मैं उदाहरण बताता हूं आपको। बनारस में ट्रस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस ट्रस्ट में मोदी जी की फोटो लगी है। खैर लेटर लोगों ने भेजा उनके पास,
कि साहब ये मोदी जी की तस्वीर लगी है, चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश को हटवा दीजिए। वहां से लेटर क्या आता है साहब, वो तो पहले से लगी, राजीव कुमार जी का लेटर आता है, वो पहले से लगी। जबकि सर आपको पता होगा जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो जितने बैनर होते हैं, जितने पोस्टर होते हैं, सब उस जिले में डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, उस तरह की सब चीजें खत्म कर दी जाती हैं। तो राजीव कुमार चुनाव तो क्या नहीं हुआ कि साहब फोटो अलग निकालने की उनसे बात करें, फोटो तक नहीं निकाल सकते, तो क्या इसका मतलब समझा जाए? तो ये चीजें जो ये नैरेटिव जो बन रहा है, आप असत्य लेके जीत रहे हैं, आप जीतिए, लेकिन सत्य जान लीजिए, सत्य आपके ऊपर हावी होगा। आज जो लड़ाई चल रही है, हम लोग तो पांडव बन गए, हमारे पास न ताकत है, न सेना है, न कुछ है। आपके पास ईडी है, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, इलेक्टोरल बॉन्ड में अरबों रुपए है जो आपकी वित्त मंत्री वसूली करके ला रहे हैं। आप पांडव हो, वसूली करके ला रही भाई द्विवेदी जी, वित्त मंत्री जी वसूली करके। भैया हम नहीं कह रहे हैं, हमें मैं माफ मुकेश करना गांधी भाई, साहब हम से नहीं कह पूछता रहे हैं। ये बेंगलुरु कोर्ट ने ये कहा है कि एफआईआर दर्ज को, भले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप जाओ वो अलग बात, लेकिन जज ने कहा तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए उससे पहले भी चंदा लिया था देश में। लेकिन जब ये सरकार आई, भाई ये सरकार बड़े विजन के आदमी है, ये बड़े विजन के आदमी है, इंडिया को महान बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। तो इन्होंने सोचा ऐसा कोई आइडिया लाया जाए जिसमें जो धंधा सेट है। अब महाराष्ट्र में क्यों चाहिए? महाराष्ट्र सरकार मुकेश गांधी साहब से क्या पूछ लेता जरूरत हूं। है सरकार की? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज अजित पवार ने, गांधी साहब, द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, आज मैं मुकेश गांधी साहब से पूछता हूं, द्विवेदी जी, मुकेश गांधी साहब से पूछता हूं, आज अजित पवार जी ने कहा कि 2019 में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, 2019 में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, उसमें शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, अडानी और शरद पवार थे। और उस मीटिंग में तय हो गया था कि बीजेपी के साथ जाना है, मगर शरद पवार जी ने नहीं सुना। मगर गांधी साहब, अजित पवार आगे जाकर कहता है कि शरद पवार साहब के दिमाग कोई जान नहीं सकता, कोई भी नहीं, और उनके बीवी तक नहीं जान सकता कि शरद पवार जी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये मीटिंग पे अडानी भी थे, सबको आपत्ति है कि उस मीटिंग में अडानी क्या कर रहे थे। मुकेश गांधी साहब। सर, पहले तो मैं आज के शुभ दिन के ऊपर, आज प्रबोधिनी एकादशी है, आज अभी भगवान जाग गए हैं, और ये भगवान जागे हुए ही होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं कि तुम कर्मयोग करो, मैं सोया हुआ हूं। पर आज प्रबोधिनी एकादशी से भगवान जाग गए हैं, तो पहले हमारे देवकी नंदन कृष्ण भगवान को मैं सत प्रणाम करता हूं, और राम लल्ला को प्रणाम करता हूं सर। और मेरी बात का शुरू करता हूं। आज के माहौल में पूरा फतवा के सामने भगवा, ये एक आंदोलन चालू हो गया है। आज हमारे देश में एक प्रकार से जो कॉम्युनलाइजेशन इलेक्शन को बना देने में कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, और उसके साथ में शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे, मुलायम सिंह के बेटे ने, ये सब ने मिलकर के 1947 जैसा एक माहौल आज हमारे महाराष्ट्र में नहीं पर पूरे हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया है। इसका मुझे बहुत दुख है। यहां हिंदू और मुसलमान अमन चैन से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पर आज मुस्लिम लीग के जो अलग अलग संगठन हैं, वो सबको कांग्रेस प्रोत्साहन करती है, फंडिंग करवाती है, फॉरेन से करोड़ों रुपया उनको मिलता है, और ये सब करके बड़े बड़े लाखों की तादाद में मुसलमानों को इकट्ठा कर करके हमारे देश का माहौल एक कम्युनलाइजेशन के ऊपर ले जा रहे हैं। उसका हमें दुख है। अभी यहां इस वक्त सिर्फ हमारे योगी जी ने इतना ही कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसमें इन्होंने कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई नारा नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा है कि हमारे हिंदुस्तान का पूरा इतिहास है कि जितने भी हमारे सालों से आक्रमणकारों ने हिंदुस्तान के ऊपर अपना राज चलाया है, और हिंदुस्तान में से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अनेक राज्य बना दिए अपने फायदे के लिए,
और उनके सामने हिंदू आज तक एकजुट नहीं हुए। अब हिंदुओं को हमारे अस्तित्व का सवाल है, हिंदुओं को अपनी संस्कृति, धर्म, मजहब और बहन बेटियों की इज्जत बचाने का सवाल है। इसके लिए अगर योगी जी ने ये बात कही है कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें कौन सी कम्युनल बात आती है कि जिनके लिए मुसलमान इतनी भड़क करके, क्रोधित होकर के इतने बड़े बड़े लाखों लोगों का आंदोलन करते हैं, और ओवैसी जैसे लीडर और उसके भाई पूरा माहौल हिंदुस्तान का खराब कर रहे हैं। इतना खराब कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करता है। मैं टीवी की डिबेटों पे देखता हूं कि 370 की कलम के ऊपर भी आज शिवसेना, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, उद्धव ठाकरे। ये क्या लगा रहा है? ये कहां गए बाला साहब के संस्कार? एक जमाना था मेरे भाई, मैं बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना में था, और मैं बाला साहब ठाकरे जी का बहुत ही अंतेवासी और विश्वासु व्यक्ति था। उनके साथ में कई बार मैं घुमा हूं पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में। और बाला साहब जी एक वक्त कहते थे कि मुझे हिंदू शिव सैनिक के हाथ में एक मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा ट्रेनिंग देनी है और हिंदुओं को सशक्त बनाना है। आज योगी जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने या आरएसएस ने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। आज बाला साहब ठाकरे एक सच्चे हिंदू हृदय सम्राट थे। आज उद्धव ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे बोलने के लिए शर्म आती है, उनको मेरे हिंदू भाई बहन ये कहने के लिए शर्म आती है। और शरद पवार जी और कांग्रेस के नाना पटोले, ये सारे लोग हमारे हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके सामने मेरा विरोध है। हमारे देश को प्रगति के पथ पे आगे ले जाना है। और ये जो आज महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई का क्या, रोजगारी का क्या, अरे आज नरेंद्र मोदी जी ने जो महंगाई के सामने कंट्रोल किया है, आज हमारा इंडेक्स देखो, हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम देखो, आज लाखों करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का कार्य इन्होंने कराया है। और लास्ट 60-65 सालों के अंदर सिर्फ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा खाली कांग्रेस ने दिया है, पर आज तक हमारे देश में से गरीबी हटाने का काम नहीं किया है। आज अभी नागपुर के टीवी के इंटरव्यू में अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर इंटरव्यू में मैंने कई जगह पे देखा कि किसान लोग भी खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अपघात का रेशियो बहुत कम हो गया है, और जो भी अपघात किसानों में होते वो अपने वैयक्तिक और कौटुंबिक और कर्जे के कारण होता है। और आज भी कोऑपरेटिव बैंकों का जो भ्रष्ट व्यवहार चल रहा था कांग्रेस के काल में, उसके ऊपर अमित शाह जी ने एक सहकारी मंत्री होने के बाद में जो कंट्रोल लिया है, और जो पैसा जनधन योजना से किसानों के घर में और किसानों के बेनिफिट में और लाड़की बहना से लेके अलग अलग योजना से लोगों तक जाते हैं, ये एक प्रगति का पूरा माहौल है, विश्वास है। इसके सामने मैं अपने कांग्रेस और अन्य पार्टी के प्रवक्ता को एक ही कहना चाहता हूं कि सर, हम सब सनातनी हैं। हम कोई भी पार्टी में हो, पर हमको हमारे सनातन की, हमारे हिंदू धर्म की बहनों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। और आज हमारे हिंदुस्तान में भी जितने मुसलमान भाई बहन हैं, उनकी 4-5 पीढ़ी में एक जमाने में वो भी हिंदू ही थे, और जिन्स तो वही है हमारा सबका समान। फिर क्यों हम झगड़ा करते हैं? क्यों हम अमन चैन को तोड़ना चाहते हैं? मैं मंदिर के ऊंचे मीनारों से, मस्जिद के ऊंचे मीनारों से प्यार की पुकार देता रहा। हिंदुत्व मेरे आचरण में था, इस्लाम मेरे व्याकरण में था, तो फिर कौन है वे लोग जो मेरी इस रामायणी धरती और कुरानी आकाश पर अपनी बंदूकों का शोर उठाते हैं और एक ही सनातन संस्कृति को विभिन्न घटकों में बांटते हैं? कौन है वे लोग जो मेरी इस रामायणी धरती और पुरानी आकाश पर अपनी बंदूकों का शोर उठाते हैं? एक बन जाओ, नेक बन जाओ, और विद्रोह का वातावरण बदल दो। और आप यूपी सरकार को मत दो या ना दो, वो आपका हिसाब है, पर मेरे हिसाब से अभी जो देश में माहौल चल रहा है और 1947 के जैसा माहौल बन गया है, ये पूरे जो वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सारे मुस्लिम अच्छे हैं हिंदुस्तान के, वो सबके अंदर भाईचारा है, व्यापार
में, काम काज में, सब में मुसलमान हिंदू सब मिलकर काम कर रहे हैं, पर इनके अंदर जहर उगालने का काम आज जो कांग्रेस और इंडी गवर्नमेंट कर रही है, उनका मैं सख्त शब्दों में बहिष्कार करता हूं। विरोध कर रहे हैं। आसिफ फारूकी साहब, आपसे आने से पहले मैं द्विवेदी जी कुछ बोलना चाहते हैं। द्विवेदी जी बोलिए बिकॉज बोलिए द्विवेदी जी बोलिए। देखिए, आप इनकी बात सुनिए। आप आज हिंदू प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले देश में 2065 साल तक सनातन धर्म कभी भी इतना परेशान नहीं हुआ, मतलब 2014 से पहले, कि उसके लिए हथियार उठाने की बात आरएसएस करे, या वो ये कहे कि 2047 वैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। अरे भैया, शर्म कर लो। भारतीय जनता पार्टी वालों, क्यों इतना झूठ बोलते हो? क्यों इतना झूठ बोलते हो? संगठन आपका है, संगठन हमारा है। आप कौन होते हो हमको? हम अपनी विचारधारा, आप जब जेडीयू से गठबंधन करते हो तो हम तो आपको रोकने नहीं आते। पीडीपी से गठबंधन करते हो, हम तो आपको रोकने नहीं आते हैं। नीतीश कुमार के लिए डीएनए टेस्ट करा रहे थे। नीतीश कुमार कभी दोबारा इस पार्टी में नहीं आएंगे, हम तो नहीं कहते हैं आपको काहे बाला साहब ठाकरे काहे नाम यूज करने की जरूरत महाराज पड़ रही है? आपको बाला साहब ठाकरे क्यों नाम यूज कर रहे हैं भाई? इतने महान नेता थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बाला साहब को भारत रत्न दिलवा देना चाहिए था। भारत रत्न नहीं दिलवा पा रहे। अब आप अगर शिवसैनिक, कैसे शिवसैनिक आप हैं जो बैठ के उद्धव ठाकरे की बुराई? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप शिवसैनिक बनने लायक नहीं है या कहलाने लायक नहीं है। जो आदमी, जिस बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को शिवसैनिकों को सुपुर्द किया था और मतदाताओं को सुपुर्द किया था, आप उसके आप बुराई करते बैठ रहे हो। कौन हिंदुत्व छोड़ दिया? हिंदुत्व में कहाँ लिखा है? मारकाट करो। किस हिंदू संस्कृति में लिखा हुआ है, किस सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि हम मुसलमानों को काट दें? क्या मुसलमान इस देश की वो नहीं है? अगर हम मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं, मुसलमान हमें वोट दे रहे हैं, तो तुम को काट देंगे तो चलेगा आपको? आप क्या कहाँ काट देना बताइए ना? कितने काट दिए? जबरदस्ती हवाबाजी। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक हिंदू प्रधानमंत्री, उसको शर्म आनी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि मुसलमान हिंदुओं को काट देंगे, तो प्रधानमंत्री बनने गृह मंत्री बनने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री बनने क्या फायदा? अगर आपको ये लग रहा है तो नहीं काट दिया। 1947 के बाद कभी भी अरे सर, मुसलमानों को नहीं काटा। सर आपके कांग्रेस के राज्य में जितने 65 साल में नहीं काटा। सर धर्म सुरक्षित था। प्रदीप जी, एक बात बताइए इनको। मेरी बात एक बात सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए सर। 1947 के बाद में कांग्रेस ने जितना भी राज किया, वो राज के अंदर हिंदू मुसलमानों का रायोट हुआ, उसमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमान मरे। तो उनके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है। और बीजेपी ने तो इनको संभाला है, आरएसएस ने तो इनकी केयर की है, और मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने का काम भी एक जमाने में आरएसएस ने किया है और आज भी करेगी। क्योंकि आरएसएस की विचारधारा कम्युनल नहीं है, समानता और एकता के मानने वाली आरएसएस की संस्था है। और मुस्लिम लीग कहता है, और मुस्लिम लीग कहता है कि इनके ऊपर और आप ब्राह्मण होके इतना मुसलमानों के तलवे चाटने का काम बंद करो, अभी बहुत हो गया। हमारे हिंदू धर्म को इसीलिए कहते हैं योगी जी कि बटोगे तो कटोगे, समझे? आसिफ फारूकी साहब बहुत हो गया कांग्रेस की चमचागिरी करके। फारूकी साहब बंद करो अभी चमचागिरी करना। 10 सेकंड जरा दीजिए। हाँ, 1 मिनट बोलिए द्विवेदी जी बोलिए। अभी 6,000 रुपए से ले से 16,000 क्यों तनख्वाह कर दी कि महाराष्ट्र में, और 10 लाख रुपए मेंटेनेंस कौन दे रहा है? कौन घोड़े चाटना? चुनाव से पहले जब देखा लोकसभा चुनाव हार गए, तब उनको जो है 10 लाख क्यों, 16,000 क्यों तनख्वाह कर दी? चाटना नहीं है क्या? इधर क्या कहते हैं? मलाई लगाना। ये मलाई लगाना है सर, ये मलाई लगाना है। नहीं मलाई लगाना है। और आप बताइए 47 के बाद से जो कांग्रेस सरकार ने चलवाई है, वो क्या आपने चलवाई? क्या बीजेपी ने चलवाई? अरे जनता ने वोट दिया भाई। जैसे आज आप कहते हो मुझे जनता ने बैठाला, आप ये सब काम माफ। अगर आप जनता ने आपको बैठाला है तो जनता ने माफ।
अब उन्हें कौन वोट देना? महाविकास अघाड़ी को आप ले आए वो जबरदस्ती का। अभी अभी प्रदीप जी, अभी 2 दिन पहले क्या किसका उल्मा 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 वाला कागज ढूंढ के ले आए कि साहब ये इनको मुद्दे दे रहे हैं, नाना पटोले दे रहे हैं, शरद पवार जी उल्मा। मोदी मीडिया परेशान। मैं फारूकी साहब परेशान बहुत समय से। फारूकी साहब, राहुल गांधी जी ने सही प्रश्न पूछा। राहुल गांधी जी ने आज पूछा, आज कोई आप हॉस्पिटल दिखा दो जहां कोई दलित उसके ओनर हो, दलित मालिक हो। कोई ऐसे कंपनी दिखाओ जहां दलित मालिक हो। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन दिखाओ जहां दलित मालिक हो। ये प्रश्न सही प्रश्न है। ये जो कह रहे कि इक्वल बैलेंस होना, लॉ ऑफ इक्वालिटी, जो संविधान में इक्वालिटी की बात है, तो जिस प्रकार से आई थिंक वी गॉट फारूकी साहब मेरे ख्याल से यही वजह है कि राहुल जी बोल रहे हैं इंजीनियरिंग कास्ट सेंसस कराओ, और ये लोग बीजेपी के लोग सत्ता में रह के ये लोग वो करवाना नहीं चाहते हैं। और मैं अभी आधे घंटे से इन लोगों की बातें सुन रहा था, और कहीं पे भी इस 25 मिनट की स्पीच में हमारे भाई साहब ने एक बार भी डेवलपमेंट की बात नहीं की। हिंदू मुसलमान कटोगे बटोगे इस किस्म की बातें की जिससे कोई सर पैर उसका नहीं है सर। आप अगर उसको उठा के देख लें तो ये जब भी इलेक्शन का वक्त आता है इस किस्म की चीज़ें लेके आते हैं। हकीकत ये है कि प्राइम मिनिस्टर हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, स्पीकर हिंदू, चेयरमैन हिंदू, और सर मिनिस्टर्स जितने हैं, एक मिनिस्टर आपको मुसलमान नहीं मिल रहा है सर। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। हमको हमारे मुस्लिम भाइयों हिंदू भाइयों पे पूरा भरोसा है, हम उनके ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं। हमको अगर तकलीफ है तो आप जैसे लोगों से जो टीवी पे और पब्लिक में आके इस किस्म की बातें बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ जिस किस्म की बातें वो जनता के अंदर डालते हैं, एक चीफ मिनिस्टर जिस किस्म की बातें करता है भगवा कपड़ा पहन के, हम बहुत ही, मैं एज अ मुस्लिम मतलब पक्का मुसलमान होने के बावजूद मैं सर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि एक मेरे हिंदू भाई की ख़ास तौर से वो जो भगवा पहन ले, क्योंकि हमको ऐसा एक जहन के अंदर बैठा हुआ है कि इन्होंने 4 अक्षर और ज़्यादा पढ़े हैं, इनको और इसका हिंदू का मज़हब का नॉलेज है, इसलिए हमको इनकी और रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन उस भगवे कपड़े के अंदर पहनने के बाद जिस किस्म के स्टेटमेंट देखने के मिलते हैं उससे बहुत खौफ का माहौल होता है। चीफ मिनिस्टर होने के नाते, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मुझको लगता है कि उनको इस चीज़ों से ऊपर रह के बात करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, एजुकेशन की बात करना चाहिए। देश के अंदर महंगाई किस तरफ जा रही है, देश के अंदर यूथ का क्या हाल है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, ये सब ना छोड़ के आप जो है इस पे कि बंदूक उठाना चाहिए, हथियार उठाना चाहिए। मुसलमान और मुस्लिम लीग ने काट डाला है, मार डाला है, एजिटेशन कर रहे हैं। मैं तो देश में कहीं नहीं देख रहा हूँ कि मुसलमान कहीं एजिटेशन कर रहा है। CA-NRC का हुआ, आपने देखा जब तक था आप लोगों की नज़रों के सामने था, और उसके बाद बंद हुआ। कहाँ एजिटेशन हो रहा है, कहाँ हिंदुओं के अगेंस्ट में कोई काम जो हो रहा है। आप डेवलपमेंट पे बात क्यों नहीं करते सर? आप बार बार हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की क्यों बात करने लगते हैं? जिस तरीके से हमारी देश की बेटियां लूट रही हैं सर, मुझे बोलने दीजिए, उनके रेप हो रहे हैं, कानून के तहत आप उनके ऊपर क्यों नहीं केस चला के इन जैसे आपके पास पूरा सत्ता है, आपके पास कानून है, आप उसका पूरा फायदा उठाइए और उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने ओवैसी को कहा यहाँ रजक कर के कुछ नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र है, तो आप उससे कुछ कह रहे थे। ये रजक कर वाले इश्यू में क्या कहना चाहूंगा? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि रजक कर का मतलब इन्होंने क्या समझा। मैं पूछना चाहता हूं सर कि आपने क्या समझा रजक कर का मतलब?
आप बताएंगे मुझको सिंपल वर्ड में कि रजाकार का मतलब ये क्या? फडणवीस साहब ने कहा कि रजाकर्स का महाराष्ट्र में नहीं मुझको चलेगा। मैं पूछ रहा हूँ अपने जो बीजेपी और शिवसेना के गांधी जो साहब प्रवक्ता है बोलेंगे कि बाद में। रजाकार का आप मतलब बताइए। क्या है? सर, आप बताइए ना, आप क्या समझे हैं? सर ये आप बहुत बताइए, आप सिंपल क्या वर्ड है समझा? सर। आपने वही जुमलेबाजी करके एक आम जनता को घुमाने की बात कही है। रजाकार का मतलब वॉलंटियर सर, एक सिंपल वर्ड है वॉलंटियर। दुनिया हर वक्त वॉलंटियर बोलने के बजाय अचानक ये माहौल के अंदर आपने एक नया वर्ड लाया, रजाकार। वो रजाकर नहीं है, रजाकार है। रजाकार का मतलब वॉलंटियर्स होता है उर्दू के अंदर। ये उर्दू और फारसी का मिला जुला वर्ड है जो पाकिस्तान ने अपने लोगों को बांग्लादेश के अंदर भेजा था, जो उनके लिए काम करते थे। गलत भी करते होंगे, सही भी करते होंगे, वो मुझको नहीं मालूम, लेकिन वो पाकिस्तान ने एक वक्त में अपने मुखबर भेजा था, वॉलंटियर्स भेजा था, कुछ उनकी मुखबरी करते थे। देवेंद्र तो फडणवीस जी ने कहा कि ये रजक्कर हैदराबाद, ये हैदराबाद में चलेगा, यहीं नहीं चलेगा, ये हैदराबाद नहीं है महाराष्ट्र। भाई ये सब कंफ्यूजन है पब्लिक को जैसे बहुत बड़ा कुछ बॉम्ब आ गया, एक नई चीज। ये वॉलंटियर्स है सर, इसका मतलब है वॉलंटियर्स। अब ये इस वॉलंटियर से वो अच्छा काम करवा रहे हैं कि गलत काम करवा रहे हैं, वो सोचने और देखने वाली बात है। लेकिन वर्ड इन्होंने दिया रजाकार। नहीं, रजाकार बोल रहे हैं। प्रदीप जी, तो फिर मैं इनको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर रजाकार एक वॉलंटियर है, कार्य करता है, तो फिर उनको पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने के लिए भेजा था। सर मुझको और नहीं हमारे मालूम हिंदुस्तान में वो तो नहीं, वो मेरी तो बात सुनिए ना, हमारी बात सुनिए ना। हिंदुस्तान में बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन, एक गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, पर इसमें हिंदुओं को मारने का टारगेट क्यों बनाया गया? सर 1970 की बात है, वो ये आप रजाकार, ये पाकिस्तान वो के आजादी रजाकारों की ने बात काम है, शुरू किया बांग्लादेश सर। की बात है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के उसमें रजाकारों ने हिंदुस्तान कहाँ इन्वॉल्व हो गया सर? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा है और हिंदुओं की मंदिर लूटे हैं, हिंदुओं की, हमारी माँ बहनों फिर वही की मंदिर इज्जत में आ लूटी गए, है। फिर वही नहीं, हिंदू को आगे मारा नहीं, है हकीकत है। सर। अरे भाई, जिस तुमको तरीके लगेगा तो अगर तुमको दुख वो होगा ना। मारा है, खुदा ना खास्ता, आप कहते या हैं कि कोई मैं जाति टीवी पे, भी है, आप रोज तो वो टीवी, आप रजाकार टीवी थे देखते नहीं नहीं थे, हो। इसका आप इन्वेस्टिगेशन करिए। इंटरनेशनल आप कोर्ट बैठी हुई है, उसके नेशनल, ऊपर हमको खेद भी है अगर कोई जाति सर, हुई है किसी नेशनल भी कौम चैनल के साथ। देखिए, और नेशनल लेकिन चैनल में आप आप नए नए देखिए वर्ड कि आज 1970 के मुसलमान लाके कितने यहाँ एजुकेशन हिंदुस्तान में हाईलाइट कर रहे करके हैं। आज हिंदुस्तान के लोगों को डराइए मुसलमान मत। जैसे आपने एक नया वर्ड किया, लव जिहाद कर दिया, लैंड किया जिहाद ही कर आपने दिया, आपने किया यूपीएससी ही है। जिहाद कर दिया। अरे भाई, ये सब क्या है सर? अहमदाबाद में जिहाद का हमारी मतलब है कितनी हिंदू स्ट्रगल लड़कियों करना। को ये लव जिहाद के नाम पे फंसाया है, हमने देखा है। हमारे वही मैंने परिवार की कहा दो ना, दो ये लड़कियों नया को वर्ड आप फंसाया लोग है। लाते कहाँ से है सर? ये वोट ये वोट लव जिहाद के नाम पे इसका तुमने मतलब क्या लोकसभा है? के सर इलेक्शन मैं पे भी जहाद का पहले वोट इनको जिहाद मतलब किया ना। समझा दूं। और आप क्या जहाद कहते का हो? मतलब है आप स्ट्रगल करना। नेशनल चैनल, आप अगर कोई आप हर एम नेशनल ले लेते चैनल हैं, को, जैसे आज हम लोगों ने एक एम 14 दिया हुआ है, में वोट जिहाद हुआ है। महाराष्ट्र के नेशनल अंदर चैनल के ऊपर बीजेपी की गवर्नमेंट मुसलमान को उखाड़ अलेमा फेंकेंगे, फुलेमा जो तो भी हम है ना, जिहाद कर रहे वो हैं इतना सर। एजुकेशन हमने कर रहे सोच हैं, लिया है, इतना हमने एक टारगेट बनाया मुसलमानों को है भड़का कि रहे हम हैं यहाँ और से लाखों आपकी लोगों गवर्नमेंट को को उखाड़ फेंकेंगे। नेहरू ये स्टेडियम करप्ट में इकट्ठा गवर्नमेंट है, करते हैं। ये गलत गवर्नमेंट है। इन्होंने सत्ता जो है जबरदस्ती हासिल की है, देशवासियों को अरे बेवकूफ जबरदस्ती नहीं बनाया की है, है, पार्टी तोड़ इज्जत के से की बनाई है, है। स्वाभिमान से की है। आप बाला साहब और ठाकरे की और बात जो करते हैं, बाला साहब और ठाकरे की और पार्टी को आपने तोड़ी है सर। उद्धव आपने ठाकरे उनके जी उसूलों जैसे को बिखराया गद्दारों है के सर। सामने, इंजीनियर शरद पवार के उनके सामने बातों को गद्दारी उनके जो उनकी किया था, जो है उसके सामने रूह सरकार तड़प रही होगी शिंदे ने बनाई कि आप है, उनका वो नाम भी देवेंद्र लेते फडणवीस ने और बनाई उनकी है। पार्टी को बनाई हुई सर, पार्टी को टुकड़े आप टुकड़े कौन सी किया दुनिया में रहते और हो? आप उनके निशान चिन्ह को भी लेके गए। आप न सिर्फ सिर्फ कांग्रेस पार्टी का तोड़ी, डंडा बजाना आपने बंद उनके कर दो। बेटे को भी अभी आपने 2-3 साल में बुरा भला कहा है। कांग्रेस का तो झंडा सर भी आप उतर लोगों जाने को वाला वापस है। लेना चाहिए कांग्रेस का इस किसी झंडा भी द्विवेदी चीजों के द्विवेदी लिए। साहब, और द्विवेदी, कांग्रेस ने अपना संजय साथ द्विवेदी दिया जी, है। संजय द्विवेदी जी, चलोगे संजय द्विवेदी जी, का झंडा उतार दो, संजय द्विवेदी, संजय जी हाँ। बात देखिए। संजय द्विवेदी साहब, अमित शाह जी ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे जी उनके साथ खड़े हैं जो आर्टिकल 370 के खिलाफ था, वकाफ बोर्ड रिफॉर्म्स करने के लिए जो मोदी साहब ने लाया था उसके खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, सीएए के खिलाफ, सावरकर के खिलाफ, संभाजी नगर जो नामकरण किया उसके खिलाफ। द्विवेदी जी,
देखिए अभी एक जो मैटर आया था उलेमा वाला, हाँ उलेमा वाला चिट्ठी आई थी ना एक, बिल्कुल आई थी। आप विश्वास नहीं माने, डिबेट में कुछ डिबेटें मैंने देखी, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि गठबंधन तोड़ के मेरे साथ आ जाओ। मतलब उनको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर चले गए हैं तो जो शिंदे को लेके आए और अजीत पवार को लेके आए, उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब उनकी समझ में आ रहा है तो टोटल अमित शाह जी का या भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं का, अरे भाई तुमसे क्या मतलब है मैं एनसीपी से गठबंधन करूं, कांग्रेस से गठबंधन करूं, या पीडीपी से गठबंधन करूं, या मायावती से करूं, या सपा से करूं, आपसे क्या लेना देना भाई? पार्टी हमारी है, आपने तोड़ भी दी, आपके तोड़ने के बाद भी हम डटे हैं और डट के मुकाबला कर रहे हैं, चाहे शरद पवार की चाहे हम हो। तो अब राहुल गांधी जी बाहर ठाकरे की प्रशंसा नहीं करते, आपसे क्या मतलब है? अरे प्रधानमंत्री हो भाई, प्रधानमंत्री को छोटे छोटे शब्दों में पढ़ के जिला स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे क्षमा करें, वो तो जिला स्तर की राजनीति उतरे हुए हैं। उन्होंने आज तक जितने चाहे झारखंड जा रहे हो, चाहे हरियाणा गए हो, चाहे महाराष्ट्र जा रहे हो, आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो महंगाई है, जो बेरोजगारी, हाँ महंगाई के लिए मनमोहन सिंह को तो समझाते थे, पेट्रोल के लिए मनमोहन सिंह को समझाते थे, महंगाई के लिए मां नहीं बोल पा रहे। 2012-13 का वो देख लीजिए, क्लिप देख लीजिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ आए और मां नहीं बोल पाए। गरीब कैसे खाएंगे, गरीब कहाँ जाएंगे, आज महंगाई कहाँ पहुंच गई? अभी प्रवक्ता जी कह रहे महंगाई है ही नहीं। आपको नहीं बात नहीं, अरे छोड़िए भाई, स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो आप, स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो, जो कहा है वो वीडियो मौजूद है भाई, मेरे पास है। अरे कोई नई बात करो ना यार। जब 56 रुपए डॉलर थे तो वो कहते थे ये सरकार बेकार है। जी बहुत आगे निकल गए सर, आप रहते हो, आप 15 लाख की मैंने वीडियो देखी जज्बा, और उसमें वो भी हुआ है 15 लाख की, उसमें साफ साफ आप 15 लाख मिलेंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जरा पढ़ो 20 लाख मिल जाएगा और फैक्ट्स फिगर जानो। कहा है उन्होंने? आप वही की वही पुरानी जिसका प्रधानमंत्री जो कहता हो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ सच लगने लगे, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, राहुल के इतना झूठ बोलो, राहुल के नेचर में है। चुनाव हरियाणा पिछली बार आ रहे थे, जेडीयू ने गठन कर लिया, मायावती को अपने पास मिलाना था, सपा उनकी गठबंधन सरकार तोड़ दी। उत्तर प्रदेश में भाई मायावती सपा सरकार चल रही थी, तोड़ के अपने दिन 6 महीने की मिला लिया। अरे नई बात करो ना, नीतीश कुमार जी के साथ, अरे वही का वही पुराना कैसे। द्विवेदी जी जरा यंग बनो यार, वही बूढ़े प्रमाण आदमी के माफिक बात मत करो, पुरानी सब नई बात करो ना राजा। अरे नई बात तो ये करे भैया, अमित शाह क्या बात करते हो आप वही। अरे इसलिए बता रहे, जनता जाने ना, जनता पुरानी बातें देखे कि किस क्या कहने से आप इस सरकार में आए थे, आप सरकार में आए थे जो 10 साल से राज्य कर रहे हो, क्या कह के जनता से आए थे, इसलिए बताना जरूरी है महाराष्ट्र की जनता को, राहुल इसलिए बताना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बनाइए जनता से। महंगाई की मार आपकी मोदी सरकार, आप अपने महंगाई की मार आपकी मोदी जाहिरनामा में कहाँ चला गया? जाहिरनामा में वचन देते हो 3-3 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाने वाले हो? वो खाली जलेबी बांटने का ही काम करते हो। अरे हम जलेबी बांटे, मिठाई बांटे, आप चक्कर महायुति सरकार नहीं बन रही है, लिख लेना मेरी बात। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में तो मिलकर के काम करके दिखाया है, इस महाराष्ट्र की जनता ने बहनों के ऐतिहासिक विजय दिलवाई थी महाविकास तिवारी गठबंधन को। आप ये देखिएगा, आप इन्हीं राजी चक्कर में आप दिल्ली आते गए, आप पश्चिम बंगाल आ गए, अब आप यही हिंदू मुस्लिम सनातन हिंदू को काट दिया जाएगा, वो मार दिया जाएगा, वो मर जाएगा, अब इस पर अटैक होने जा रहा है। और चुनाव खत्म होने के बाद लीग नहीं बनता तो ये कुछ नहीं होता। चुनाव खत्म होने के बाद 13 तारीख खत्म, इसलिए ये सब हुआ है। 13 तारीख के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब गुफा में चले जाएंगे। फेसबुक महंगाई बेरोजगारी सपना देखने को भी नहीं देखेंगे। द्विवेदी जी आप पे आरोप है फेसबुक सरकार, फेसबुक सरकार करके आओ जरा, जरा भगवान सूर्य नारायण को वंदन करो, बाद में बात करो ज्यादा। वसुधैव कुटुंबकम है इंडिया, हिंदुस्तान जो है
वसुधैव कुटुंबकम का है, हमें सबसे प्यार तो है ही करना ना। है, तो सबके वही साथ रहना तो है। मोदी जी ने यही प्रूव बाला करके साहब दिखाया। कहते थे, बाला साहब साबिर शेख मंत्री थे, आप याद कर लीजिए, साबिर शेख मंत्री थे। बाला साहब कहते थे वसुधैव कुटुंबकम सर्वे वापिस चले गए, वापिस सर्वे फ्लैशबैक में चले संत गए। निरामया। ये है हमारा ऋषियों मुनियों का, ये हमारे संतों का, कि हमें एक रहना है, एक जैसा भावना रहना है। मोदी जी ने जाकर के आके विश्व में मोदी जी के दिखाई, कहने से कोई और राहुल जी ने नहीं बढ़ जाएगा। आप कितना अमेरिका बढ़ने की कोशिश जाकर करो, के, यूएसए जाकर के हमें तो हमारे शर्म आ भारत रही को है बदनाम कि करने का काम 2014 किया। के बाद हिंदू वो आप जरा देखो ना भैया, इतना निर्बल कैसे हो गया, इतना निर्बल कैसे हो गया हिंदू भाई, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे तो मैं जाना है, एक सवाल आपसे एक है तो पूछना सेफ निर्बल है, नहीं है, हिंदू एक है तो सही सेफ है, है, शांत कैसे है। निर्बल हो गया भाई हिंदू? एक बार हिंदू के अंदर क्रांति जाग गई ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हिंदू कौन है मेरे भाई। अरे तो आज हिंदू हिंदू- क्रांति आप प्रधान नहीं आप जाएगी, खुद क्या हिंदू जाएगी होकर के क्रांति? जल्दी धमकी दे रहे हैं अभी ये। फारूकी साहब बोलिए, धमकी बोलिए, बता रहा है, फारूकी धमकी साहब, पे। आसिफ, धमकी भी कर रहे हैं भाई, आसिफ फारूकी साहब, अरे धमकी देते रहिए, कटवाते रहिए, कटवाते रहिए, कोई सलाह नहीं होगा। कांग्रेस वाले, उद्धव ठाकरे शिवसेना वाले और शरद पवार शिवसेना वाले सब मुस्लिम लीग बना दो अपना पार्टी का नाम। सर मैं एक नहीं, सवाल आप आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं जी, आप सर, बोल आप- और क्या कर रहे मैं हो आप? हेलो आप बोलिए, सर बोलिए, मैं एक फारूकी साहब सवाल बोलिए। आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सर आप दलितों से और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं सर? नफरत है ही नहीं सर। नहीं, हमारे नहीं, मुसलमान मैं भाइयों बताता से हूँ कोई क्यों है। नफरत नहीं मैं है। क्यों ये सवाल हमारे कर रहा हूँ, मुसलमान सर? कई सर, दोस्त सुनिए हैं, ना, हमारे परिवार के साथ इतने जुड़े बड़े हुए हैं। इतने बड़े और देश देखिए, को मेरा जो गांव है ना, सर मेरा सर गुजरात एक में मिनट जो सुन गांव लीजिए है पूरा सवाल वहाँ आपके हमारे जुबान से नहीं, मुसलमान मैं आपको भाई प्रूव भाई करूंगा बनकर कि के आप काम कितनी कर रहे हैं। नफरत करते हैं। सर नहीं, हम सुन लीजिए नफरत एक नहीं मिनट, करते हैं, इतना हम बड़ा नफरत देश नहीं है, करते हैं, आप ये बात इतनी रॉन्ग बड़ी बता रहे गवर्नमेंट हैं। है, हमारी एक कोई मुसलमान मुस्लिम आपको भाइयों नहीं से मिला, नफरत नहीं है। नाम का मैंने आपको मुसलमान उसमें नहीं भी मिला कहा ना जिसको आप मिनिस्टर सर, मैंने बनाते, आपको अभी जिसको मैंने जिम्मेदारी अभी देते हैं। आपके उर्दू और शायर की आप जो दलितों कविता से बताई, चिढ़ते इसलिए है कि अरे जब भी दलितों के ऊपर कास्ट कोई सेंसस की अत्याचार बात नहीं है। आती है दलितों आप के ऊपर उखड़ जाते अत्याचार हैं, तो कांग्रेस ने हॉल किया फॉल है। बकने लगते हैं, दुम छिपाने लगते अरे हैं, मुंह इधर का उधर कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते अरे हैं कोई सर? नहीं करता है सर, कोई नहीं आप करता क्यों है। नहीं करवाते? वो प्रॉब्लम दलितों से और आपकी जमात में मुसलमानों है, से आप इतनी वो नफरत प्रॉब्लम क्यों आपकी करते हैं जमात सर? में है। बेचारे छोटे छोटे जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, जिनको मदद की गरज है, वो करोड़ोंपति मुसलमान भाई बहन है, वो जिहाद के लिए पैसा खर्चा करते हैं, पर अपने गरीब भाई बहनों के लिए, मदद के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हॉस्पिटलों के लिए क्या पैसा देते हैं? मुसलमान सर, आप एक ट्रस्टों की मिनिस्टर जितनी क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाते है, थे मेरी सर? बात सुनो, मुसलमान आपने एक ट्रस्टों की मिनिस्टर जितनी बनाया क्या? हॉस्पिटल है, सबका मेरी बात साथ सुनो सबका पहले, उसका विकास, जवाब दो। एक मुसलमान नहीं मिला ट्रस्टों आपको? की जितनी हॉस्पिटल है, उसमें सर कितने एक मुसलमान मुसलमान लोगों नहीं को मिला आपको? 50% से भी ज्यादा राहत मिलती है। पर हमारे हिंदू हॉस्पिटल के ट्रस्टी, हम लोग मुसलमान भाइयों को भी जितनी मदद करते हैं, जितनी हिंदू को करते हैं, हमारा मुसलमान के सामने कोई विरोध नहीं है। तो मुसलमान कैसे हमारा कट जाएंगे, भाई कट है। जाएंगे? जब आप इतनी सर, मदद करते हो भाई बड़े भाई, तो क्यों कट सर जाएंगे? 2014 से आपने कितने हॉस्पिटल बना दिए? बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप। आपने 2040 मिनिस्टर तो आपने बनाया नहीं। एक बात सुनो, दलितों सुनो, से आप सुनो, मुंह सर। छिपाते हैं। कास्ट सेंसस की बात कीजिए तो राहुल गांधी को हॉल फॉल बकने लगते हैं, अलायंस को गाली देने सर, लगते हैं। ये बात उद्धव छोड़ दो, ठाकरे अभी के नाम का बात पुरानी हो गई, क्योंकि राहुल गांधी ने इतनी गंदगी फैलाई है, उसका उसको भुगतना ही पड़ेगा सर। आज हमारे बाला साहब ठाकरे के बेटे से आप इतनी नफरत करते हैं, निकाल दीजिए हम उनका उनसे फोटो नफरत अपने नहीं उसके करते ऊपर से। हैं, क्यों हम नहीं उद्धव जी करते के हैं, दोस्त बाला हैं, साहब ठाकरे पर का? उद्धव जी ने अपने पिताजी का जो प्रिंसिपल था वो छोड़ दिया और वो मुस्लिम आप लीग निकाल में दीजिए ज्वाइन हो गए। उसके इसका हमको दुख बाला है। साहब, आप अपनी जिम्मेदारी उनको नहीं ले बोलो, रहे हैं। आपने हेडमास्टर ठीका लिया हुआ है सर। मुस्लिम क्या लीग में मत हेडमास्टर जाओ। स्कूल में हो? आपने नहीं, हिंदुओं आप का क्या- ठीका लिया हुआ है। खाली आप ही हिंदू है, द्विवेदी जी हिंदू नहीं है। यार, ना हाँ, उद्धव मैं बाला वही साहब उनको ठाकरे द्विवेदी जी को हिंदू पूछता नहीं है। हूँ, मैं आपको भी पूछता हूँ, आप ही ने कि ठीका आपकी लिया भी- हुआ है एक आपकी अकेले। भी- बीजेपी अरे ने आपकी ठीका पहले लिया आपकी हुआ है पांचवी हिंदुओं का पीढ़ी भी पूरा। हिंदू ही थी। हम सब सनातन का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में रहने नहीं, वाले द्विवेदी हिंदू जी नहीं है। मुसलमान सब एक है। आपके बोलने के हिसाब से द्विवेदी जी सनातन में से नहीं है। ना हिंदू नहीं है। नहीं है हिंदू। है, ना, मैं ना, वही ना। आप ये आपको बोलना बता रहा हूँ चाहते कि आप हैं सनातनी बनने शरद चाहिए। पवार नहीं है। और आपको भी कहता हूँ कि आप सनातनी है। अजीत पवार हम सब आपके पास आ गए, सनातनी वो हैं। हिंदू है। वो हिंदू जो है। है शरद पवार आज नहीं जो- है।
आप मुस्लिम लीग अरे का एक एजेंडा मिनट, मत एक चलाइए, मिनट, अच्छी बात इसकी है। मेरी वरुण आपसे गांधी- नम्र प्रार्थना आज है। हिंदू वरुण गांधी- बात डिबेट कर लेते हैं। अरे सुनिए 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 एक मिनट, वरुण गांधी हिंदू है और राहुल गांधी मुसलमान है। अभी नया बात देख लीजिए आप, वरुण गांधी इनकी पार्टी में है अरे तो क्यों हिंदू मुझे नहीं है। करवा रहे हैं सर अजीत आप? पवार अगर महाविकास अघाड़ी में थे तो करप्ट है। नवाज मलिक अगर महाविकास अघाड़ी में थे तो दाऊद के साथ नहीं है, इनके संग में आ गए, काम खत्म। करे गलत। अरे लगता है हेडमास्टर है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी हेडमास्टर है। वो कहते हैं उधर कांग्रेस इधर बैठो, गुस्सा कर रहे शिंदे इधर बैठो। नीतीश कुमार की बात आप करो सही, गुस्सा करे गलत। मैं द्विवेदी जी, द फाइनल वर्ड, एक एक मिनट में, क्या द्विवेदी जी क्या दिख रहा है आपको? इलेक्शन किस दिशा में जा रहा है? ये रहा है सर, झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, वो स्पष्ट हम बता दें आपसे, इनकी ये सड़ी गड़ी नीतियों के कारण जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने समर्थन दिया था, ऐतिहासिक सीटें दी थी, 180 सीटों से 100-200 सीटें भारतीय ये महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसी प्रकार झारखंड में जेएमएम को पूर्ण बहुमत सरकार मिलेगी और ये सिर्फ इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल करते रहेंगे। अब देश में आदमी को राम मंदिर मुद्दा नहीं चाहिए, 70 का मतलब नहीं है। आज चाहिए महंगाई, बेरोजगारी कैसे दूर हो, लोग रोजगार कैसे पाए, 4-4 प्रोजेक्ट आप बाहर भेज देते हैं। इस तरह की अगर कसरत जो आप कर रहे हैं, इससे जनता आपसे नाराज है। उसको लाडली बहना से पैसा नहीं चाहिए। गांधी साहब, 81 करोड़ लोगों को तो आप जो कहते थे गरीबी नहीं हटा पाए, आपने 81 करोड़ लोगों को अनाज देके पंगु बना दिया। आपने ये नहीं सोचा कि 81 करोड़ से हम 40 करोड़ कैसे बना दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? तो द्विवेदी कैसे बनाए हम इनको? गांधी साहब बोलिए, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि एमबीए महाराष्ट्र में आएगा। सर कांग्रेस की ताकत थी इतने लोगों को देने के लिए, वो तो PL 480 मंगा के भीख मांगते थे फॉरेन से। रोजगार उपलब्ध कराइए उनको, तो आपको देने की जरूरत नहीं रोजगार पड़ेगी। भी है, उस तरफ आप उपलब्ध सोच है। नहीं रहे, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप कह रहे हैं मेरे एहसानों में दबे और मुझे वोट दे, लेकिन भैया असत्य ज्यादा दिन नहीं चलता है, पुरानी कैसेट, सत्य वही जीतता पुरानी है। कैसेट। तो ज्यादा दिन पुरानी रहिए, कैसेट। गांधी सत्य साहब क्या जीतेगा। देख रहे हैं आप? गांधी साहब क्या देख रहे हैं? व्हाट डू यू सी द इलेक्शंस? इलेक्शंस किस तरफ जा रहा है गांधी साहब? सर मुझे लगता है प्रदीप जी हाँ। कि महाविकास आघाड़ी की 170 to 180 के बीच में सीट आएगी और सरकार महायुति की बनेगी। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि बात में महाविकास अघाड़ी का बात- देखिए, महाविकास अघाड़ी का सुन लीजिए, अब चलाइएगा पलट के महाविकास अघाड़ी क्या है? गलती महाविकास अघाड़ी सत्ता रहेगी में और 180 सीटें आएंगी, माइटी सरकार बनेगी। ये गलत इन्होंने कहा। धन्यवाद आपको। ऐसा फारूकी साहब, गांधी धन्यवाद। फारूकी साहब, बात बोलिए। में विश्वास आपको बदल बधाई जाता हो। है और रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। बात ही बात में विश्वास बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। अरे प्रयत्न से न घबरा तू मोदी जी, ये धरा की क्या कहे, आकाश बदल जाता है। बोलिए फारूकी साहब, फाइनल वर्ड। फारूकी साहब, फाइनल वर्ड। फाइनल वर्ड यही है कि देखिए लोगों को रियलाइज हो गया है कि ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आपने जाते जाते एक्स चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का एक वर्ड सुना होगा क्या बाबरी मस्जिद के फैसले के बारे में। मेरे ख्याल से जिस तरीके से उन्होंने रियलाइज किया और एक सेंटेंस में वो बोल गए कि वो कोर्ट का नहीं भगवान का फैसला था, इसी तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बहुत सी चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, हाँ मेरे ख्याल से रूहानी जो इस बात की, तो मेरे ख्याल से ये जनता भी अब समझ गई है कि इनकी 180-82 सीट आएगी। बिल्कुल सही कहा सर, उससे कोई कम नहीं आएगी और हमारी सरकार बनेगी। थैंक यू वेरी मच, वेरी फैंटास्टिक डिस्कशन। जबरदस्त तरीके से डिस्कशन हुआ, एवरीबॉडी एंजॉयड इट, आवर व्यूअर्स एंजॉयड इट, एंड ऑलवेज वी एंड विद द preamble to the constitution. The preamble says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political, equality before the law and equal protection of rights where equality is concerned, liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. When you talk about fraternity, we talk about
eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. Subscribe to channel Nation Now, the fastest growing channel in the nation. That's it. That's the bell icon. That's the bell and that's the icon. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel in the nation. And it says the fundamental duty of all political parties to see that they together fight and secure and safeguard the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives, the Republic survives, and if the Republic survives, the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.